नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज 9 बजे आपके लिए हमने कौन कौन सी खबरों को चुना है और कौन सी खबर हर एक आयाम के साथ आप तक पहुंचाने वाले हैं, आपके सामने रख दी थी। आज हम आईफोन के एक मैसेज से जो सियासत गर्म हुई है, राहुल ने फिर से कैसे जासूसी का आरोप उसके चलते लगाया है, एक बार फिर से कैसे पेगासस का जो मुद्दा है वो ताजा हो गया है, आप जानेंगे। फिर बात होगी सिसोदिया संजय सिंह के बाद केजरीवाल को पहुंचे समन की। 2 नवंबर को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। क्या अब केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं? ये बड़ा सवाल, क्योंकि कोई और नहीं, केजरीवाल की टीम के लोग ही ये बात कह रहे हैं। और फिर बात करेंगे क्यों सरदार पटेल एकता के प्रतीक है, कैसे सरदार ने भारत को एक सूत्र में पिरोया, लोह पुरुष की विरासत की पूरी कहानी आज आपके सामने। और फिर ये मेरा हिंदुस्तान है, मेहंदी की परंपरा क्या है, सुंदरता के पीछे का असली विज्ञान क्या है, वो आपको समझाएंगे। क्योंकि भाई करवा चौथ है और अभी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। महिलाएं अपने हाथ जो है वो मेहंदी से एक बार रच देना चाहती है। ये कौन सी परंपरा है, आप जानेंगे आखिर में। तो शुरुआत करते हैं द रूबिका लियाकत शो की। घड़ी में सुबह 10 बज रहे थे, आज की बात कर रही हूं। सोशल मीडिया पर एक शब्द तब ट्रेंड करने लगा, एक्स की बात कर रही हूं, यानी ट्विटर की। विपक्ष के नेता शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी या फिर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, सब एक मैसेज और मेल का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर, जो कि अब एक्स कहलाता है, शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है, एक जैसे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। जाहिर है इन तमाम मैसेजेस और आरोपों का मकसद था सरकार को घेरना और यह भी बताना कि देखिए हमारी सरकार जासूसी कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो बकायदा मैसेज आया है, मेल आया है। किसकी तरफ से? एप्पल की तरफ से। इन नेताओं ने अपने पोस्ट के साथ साथ बयानों से भी केंद्र सरकार को कैसे निशाने पर लिया, पहले मैं चाहती हूं वो आप देख लीजिए। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे, सबको डराओगे, सबको धमकाओगे? लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। Apple is saying it's a state-sponsored attack. Let the state respond. How will you take it further, sir, in this case? Let Mr. Modi respond. Why should he not respond to this? It's very serious. All opposition leaders are being attacked, and the needle of suspicion is on the government. The government has to respond. जब एलिगेशन मेंबर पार्लियामेंटों की तरफ से नहीं आया, उनको वार्निंग आई है एप्पल के तरफ से। एप्पल ने उनको कहा है कि आपके फोन्स को जो है गलत तरीके से स्टेट एक्टर्स के तहत इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतें। इन तमाम आरोपों को आपने गंभीरता से सुना होगा और इन आरोपों की गंभीरता को भी आपने सुना होगा। इस आरोप के पीछे एक बात कॉमन थी, मैसेज। विपक्ष के कई नेताओं को एप्पल कंपनी की तरफ से जो मैसेज आया था वो, इस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। एप्पल believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. यानी राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं और एप्पल का यह मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जो आपके एप्पल आईडी से जुड़ा आईफोन है उसे हैक करने का प्रयास किया जा सकता है। इस मैसेज के साथ एप्पल की तरफ से एक मेल भी आया जिसमें यही लगभग लिखा हुआ था कि हालांकि कुछ सेंटेंसेस उसमें अलग थे, लेकिन जो लब्बो लुबाव था वही कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। फिर आगे लिखा गया कि कैसे ये जो कॉम्प्रोमाइज है वो आपके उस आईफोन से किया जाएगा जो कि एप्पल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है।
These attackers, एप्पल का मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो आपके फोन से जुड़े एप्पल आईडी से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, इसके आधार पर ये हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि even the camera and the microphone could be compromised. While it is possible this is a false alarm, please take this warning seriously. फिर भी इस चेतावनी को गंभीरता से लेना है। उससे पहले क्या, हालांकि हो सकता है कि यह चेतावनी गलत हो, डेटा संचार या यहां तक कि आपके कैमरा और माइक्रोफोन तक ये पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो। फिर भी इस चेतावनी को आप गंभीरता से लीजिएगा। इन दोनों मैसेजेस में एक अंतर है। जो मेल विपक्षी नेताओं के पास एप्पल की तरफ से आया, उसके अंत में लिखा था while it's possible this is a false alarm, यानी हो सकता है ये एक फर्जी चेतावनी हो, लेकिन इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। एप्पल की सलाह को इग्नोर मत कीजिएगा। ये देखने की कोशिश की गई या ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार विपक्ष की जासूसी कर रहा है, यानी मैसेज क्लियर था, मेल क्लियर था, लेकिन जो एजेंडा छुपा हुआ था वो है विक्टिम कार्ड। प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली, बट इट मे बी अ फॉल्स अलार्म। और इसीलिए तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान के बीच राहुल गांधी खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन एसोसिएटेड विद योर एप्पल आईडी। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अब राहुल गांधी ने इस मैसेज को जासूसी से जोड़ा तो विपक्ष को और मसाला मिल गया, लिहाजा सरकार का जवाब आना जरूरी था। केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्री यानी अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और क्या कहा, नोटिफिकेशन 150 देशों को, लगभग 150 देशों को आईफोन से आया है। 150 देशों में आईफोन उपयोग करने वाले कुछ लोगों को यह नोटिफिकेशन गया है, लेकिन सरकार इस मामले की जांच करेगी। सुनिए। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है, कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो ये जवाब आया, उसके कुछ देर पहले एप्पल की तरफ से जो जवाब आया था वो भी वायरल हुआ, जिसमें एप्पल के हवाले से क्या कहा गया, थ्रेट नोटिफिकेशन नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। हालांकि ये जवाब आज का नहीं है, ये एप्पल की तरफ से पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। ये जवाब एप्पल आईफोन से जुड़े तमाम सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के संदर्भ में लागू होता है। खैर,
इन जवाब और सिक्योरिटी थ्रेट वाले मैसेज के बीच एक्स पर एक शब्द और ट्रेंड कर रहा था और वो था पेगासस, यानी वो जिन जिसके कारण 19 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021 तक संसद में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा इतना ज्यादा हुआ था कि उस सेशन में संसद में किसी और मुद्दे पर कोई काम हो ही नहीं पाया। 2 साल बाद एक बार फिर एप्पल के एक नोटिफिकेशन से विपक्ष को पेगासस जैसे उस मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने का मौका मिल गया है। आज एप्पल आईफोन नोटिफिकेशन पर जिस तरह विपक्ष ने हंगामा किया, 2 साल पहले पेगासस का मामला भी उसी तरह की जासूसी से जुड़ा हुआ था। When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, संसद में हंगामे के अलावा पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की जासूसी की गई। इसमें मोदी सरकार में 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, कई सारे पत्रकार और बिजनेसमैन के फोन शामिल थे। जाहिर है आरोप इतना बड़ा था तो 21 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई। इसमें 3 आईटी एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा गया, जिसकी निगरानी रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन को सौंपी गई। आपको पता है, जब इस समिति ने जांच के दौरान पेगासस से जासूसी का आरोप लगाने वाले नेताओं से उनके फोन मांगे तो किसी ने अपना फोन या दूसरा कोई गैजेट उस कमेटी के सामने सबमिट ही नहीं किया। जो 29 गैजेट्स इस जांच कमेटी को मिले, उनमें से सिर्फ 5 में मालवेयर मिला है। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है जो किसी फोन या लैपटॉप में आ जाता है तो वो फोन या लैपटॉप हैक हो जाता है। हाँ, तो 5 में मालवेयर मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी उनमें से भी किसी में भी पेगासस होने का सबूत जुटा नहीं पाई। The crucial point to note is that the high-profile technical committee consisting of eminent people of technology, supervised by an eminent retired judge of the Supreme Court, has not found any Pegasus virus in the 29 mobiles submitted for examination. यानी जिस पेगासस और जासूसी के मुद्दे पर संसद का एक पूरा सत्र बर्बाद कर दिया गया, जब उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही थी तो आरोप लगाने वाले नेता गायब हो गए। देश की जनता के पैसे की बर्बादी हुई और जिस आरोप के कारण जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद की गई, उसकी जांच में विपक्ष शामिल ही नहीं हुआ। आरोप लगाने के दौरान कोई इनकी छानबीन में सहयोग नहीं दिख रहा था। संसद के अंदर लगातार हंगामा होता रहा। संसद के बाहर विपक्षी सांसद रोज प्रदर्शन करते, लेकिन जब बारी जांच की आई तो सबके सब गायब। आज एक बार फिर अचानक विपक्षी सांसद और नेता एप्पल आईफोन में आए इस मैसेज को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक एप्पल ने बताया कि खुद को सबसे सिक्योर होने वाला दावा करने वाले एप्पल के गैजेट में आखिर कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर कैसे पहुंच गया, या फिर एप्पल किस आधार पर यह दावा कर रहा है कि अगर किसी हैकर ने कुछ लोगों के आईफोन हैक करने की कोशिश की है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ही है। आज टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है उसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि हैकर कहां से है, और यह भी पता लग सकता है कि कौन है। अब हो सकता है कि एप्पल बाद में सफाई दे कि यह नोटिफिकेशन एक टेस्टिंग अलार्म था, तो फिर एक और सवाल उठेगा कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कैसे आरोप लगाया जा सकता है कि सरकार किसी नेता का प्राइवेट डेटा हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह भी सवाल उठ सकता है कि इस हंगामे का हश्र भी कहीं पेगासस जैसा तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल को 2 अक्टूबर तारीख दी गई है, माफ कीजिएगा 2 नवंबर। इसी अक्टूबर महीने में आज से 12 साल पहले, याद कीजिए, भारतवासियों के लिए बेहद अहम दिन था। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को देश याद कर रहा था। इन दोनों महापुरुषों ने भारत को आगे बढ़ाने, ईमानदारी के रास्ते पर चलने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंस्पायर किया था। और इसी दिन अरविंद केजरीवाल देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर एक साथ नजर भी आ रहे थे। देश के तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने भ्रष्ट बताया, खासकर कांग्रेस और बीजेपी को, और ऐलान किया था कि नई राजनीतिक पार्टी हम बनाने वाले हैं। और इस पार्टी का नाम रखा गया था आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी। आम जनता की सुनने, जनता के सपने पूरे करने वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी।
संसद का शुद्धिकरण करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना, सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। आम आदमी पार्टी बनाते वक्त बड़े बड़े दावे हुए थे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गरीबों की सरकार, गरीब आदमी की सुध लेने वाली सरकार और न जाने क्या क्या। वक्त बदलता गया, नए नए जुमले जोड़ते गए, ईमानदारी के आगे कट्टर भी शब्द जो है जोड़ दिया गया। कहा गया कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन जिसे भी कट्टर ईमानदार बताया गया वो एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। 3 विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले हवाला के आरोप लगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर। जेल मंत्री भी थे और जेल में रेप के एक आरोपी से मसाज करा रहे थे, वो तब की तस्वीर है। फिर मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार कहा गया, वो भी शराब घोटाले के आरोप में जेल चले गए। फिर संजय सिंह आए, दावे हुए कि उन पर एक आना भी हेरा फेरी का आरोप नहीं लग सकता है। नतीजा ये कि अभी वो जेल में है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं। जिसे जिसे कट्टर ईमानदार बताया गया वो फिलहाल जेल में है। अब आज की बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को समन भेजा गया है। खबर से जुड़े किरदारों की डिटेल्स और ये जो बड़ी खबर है इसके बारे में आपको हम तफसील से बताएंगे। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम कई जगह पर आया है। अब ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इसी साल 17 अप्रैल को सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। इसी साल अप्रैल में सीबीआई की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। खुद को ईमानदारी में सराबोर कैसे उन्होंने बताया था, खुद देख लीजिए। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया, पूरे शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को गंदी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। अब इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। जब केजरीवाल से पूछताछ की खबर आई उससे चंद घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। और क्या कहा वो जान लीजिए आप, वो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ के घोटाले को जांच एजेंसी अस्थायी रूप से साबित कर पाई है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है तो सिसोदिया फिर जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी ईडी घोटाला साबित करने में कुछ हद तक कामयाब रही है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में मानी है। आपको दिल्ली के शराब घोटाले की टाइमलाइन अब जान लेनी चाहिए। अब तक क्या क्या हुआ है और किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सब कुछ जानेंगे आप। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो जान लीजिए। केजरीवाल से पूछताछ अभी होनी है, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी कहने लगी है कि केजरीवाल अरेस्ट किए जाएंगे। केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है
कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगा कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। अब यहां से कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे, किसी और को नहीं। और जब तक जवाब नहीं मिलते भारत 24 के सवाल नहीं थमेंगे, ये समझ लीजिए आप। आतिशी को कैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी गिरफ्तारी की जानकारी कैसे थी? संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनकी भी गिरफ्तारी की जानकारी पार्टी को कैसे थी? दरअसल कहीं ना कहीं दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ झाले का आरोप पुख्ता होता जा रहा है। तभी तो इन्हें पहले से पता है कि कौन और कब गिरफ्तार हो जाएगा। और आतिशी तो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं। वो कह रही हैं कि केजरीवाल के बाद झारखंड के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होगी। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कई जगह केजरीवाल का नाम है। अब तक अरेस्ट किए गए आरोपियों में से कई ने केजरीवाल का नाम लिया है, तो पूछताछ होना तो लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना, फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी। दिल्ली का शराब घोटाला कितना बड़ा है इसका अनुमान अभी तक लगाया ही जा सकता है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे बेहद गंभीर आरोप हैं। अलग अलग नेता पर अलग अलग रकम लेने के आरोप है। शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान का आरोप है। दिल्ली सरकार पर शराब लाइसेंस देने के बदले 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। संजय सिंह पर शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। कोरोना काल में शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ के आसपास के रुपए के छूट देने का आरोप है। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 2 करोड़ की घूस लेने के आरोप है। सिसोदिया पर 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदलने के आरोप है, जिसमें से 5 सिम कार्ड सिसोदिया ने अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड किए थे। यह आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि गंभीर है। 338 करोड़ के घोटाले की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। इसमें सभी कड़ियां अभी पूरी तरह नहीं जुड़ी है, यानी घोटाला और बड़ा हो सकता है। अब यह जान लीजिए कि शराब नीति थी क्या। 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान हुआ, जिसमें निजी कंपनियों को शराब की दुकान देने की बात हुई थी। यह नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने घोटाले के आरोप लगाते हुए एलजी को यह रिपोर्ट भेजी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को बेजा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसकी परतें खुलती गई। फिर इसमें सीबीआई की एंट्री हुई, जिसने मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स और 9 बिजनेसमैन को आरोपी बनाया। फिर छापे पड़े और फिर ईडी भी शामिल हो गई। इस हंगामे के चलते 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने यह नीति रद्द कर दी और इसके बाद अलग अलग टाइम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ये शराब घोटाले की कुछ डिटेल्स आपने जानी। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि ईडी या सीबीआई कुछ भी अब तक साबित नहीं कर पाए। आप खुद सुनिए। ईडी पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रही थी कि मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा आया क्या, उस सवाल का तो अभी भी जवाब नहीं आया है, क्योंकि ईडी ने कोई सबूत सामने रखा ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ पैसा आया हो, उनके परिवार के पास कुछ पैसा आया हो, उनकी किसी कंपनी के पास कोई पैसा आया हो। तो जैसे मैंने कहा, हम सम्मानपूर्वक इस निर्णय से असहमत हैं। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि अब तक ईडी या सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाए हैं और नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है। अब पूछना यह जरूरी है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता खुद को बेगुनाह साबित कर पाए हैं? अगर ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि ये दोषी है, तो क्या ये साबित कर पाए हैं कि निर्दोष है? मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंह भी हैं, देश के बड़े वकीलों में एक है। सिसोदिया की लीगल टीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन आरोपों को झूठा साबित नहीं कर पाई है।
क्योंकि साबित कर पाते तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जगह जगह बार बार जमानत याचिका लगाने के बावजूद मायूस ना होना पड़ता। लोअर कोर्ट से ही बाइज्जत बरी कर उनको बेल मिल जाती। हो हल्ला मचाने से क्या होगा बताइए। जनता को वो तस्वीर याद है जब मनीष सिसोदिया गाजे बाजे के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। सड़कों पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उससे जांच एजेंसी का काम तो नहीं रुका। और यह भी तय है कि 2 नवंबर को अगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने जाएंगे तो फिर से राजघाट जाने वाला, ईमानदारी के दावे करने वाली और सड़कों पर हंगामे वाली तस्वीरें आपके सामने आ सकती है। लेकिन यह बात जान लीजिए कि इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। वो तस्वीरें किसी को बेगुनाह या गुनहगार साबित नहीं कर पाएंगी। वो कोर्ट में ही साबित करना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी अब तक अपने नेताओं द्वारा या नेताओं के वकीलों द्वारा नहीं कर पाई है। और अब द रूबिका लियाकत शो में एक और महत्वपूर्ण खबर। सशक्त भारत के सरदार की बात करनी है। साल 1909 में एक जाने माने वकील कोर्ट में बहस कर रहे थे। उसी समय उनके असिस्टेंट ने उन्हें एक तार लाकर दिया। उन्होंने ये तार पढ़कर उसे जेब में रख लिया। उन्होंने इसके बाद करीब 2 घंटे तक अपने मुवक्किल की तरह बहस की तरफ ध्यान दिया और केस जीत लिया। फैसला आने के बाद उन वकील साहब के साथियों ने उनसे पूछा कि उस तार में क्या था। तो उन्होंने ये राज खोला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई और ये उसी का मृत्यु तार था। उनके साथी ये सुनकर हैरान हो गए कि आपकी पत्नी की मौत हो गई और आप केस लड़ते रहे, जिरह करते रहे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा फर्ज ज्यादा अहम था। मेरे मुवक्किल के तरफ से इस केस को लड़ना, उसे इंसाफ दिलाना, या मुवक्किल ने इंसाफ पाने के लिए जो मुझ पर भरोसा किया था उस पर मजबूती से खड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता था। और पता है वो वकील कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अनेकता में भारत की एकता का रास्ता ढूंढा, जिन्होंने गुलाम भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों का विलय करके भारत को एक किया, अखंड किया। दुनिया को जो काम असंभव लग रहा था उसे सरदार पटेल ने हकीकत में बदल दिया। विश्व राजनीति के बड़े बड़े सूरमा जिसे नामुमकिन मान रहे थे, सरदार पटेल ने उसे ऐसे मुमकिन कर दिखाया जैसे ये भारत हमेशा से मानो ऐसा ही था। सर जॉन स्टाशे ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। उन्होंने कहा था, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट इंडिया इज दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वॉज एन इंडिया। मतलब भारत के बारे में सीखने वाली पहली और सबसे खास बात यह है कि ना तो भारत है, ना पहले कभी था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि भारत को लेकर जॉन स्टार्चे जो विचार रखते थे वैसे ही विचार रुडयार्ड किपलिंग भी रखा करते थे। गुहा लिखते हैं कि नवंबर 1891 में किपलिंग ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। वहां एक जर्नलिस्ट ने उनसे भारत में सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी संभावना पर सवाल पूछा। तो किपलिंग ने कहा, दे आर 4000 years old out there, यानी हिंदुस्तान के बारे में बोला, much too old to learn about that business। ये 4000 साल पुराने लोग हैं, ये सेल्फ रूल या खुद की सरकार बनाने के बारे में क्या समझेंगे? बहुत बूढ़े हो गए हैं इस चीज को समझने के लिए। इनके जैसे कई और लोग थे। उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी ब्रिटेन की गुलामी को भारत के लिए वरदान बताया था और चेतावनी दी कि आज़ादी मिल गई तो भारत कई टुकड़ों में टूट जाएगा। चर्चिल ने यह तक कहा था कि आज़ाद हो भी गए तो भारतीय देश नहीं चला सकते। और आज देखिए हम कहाँ हैं। आज भारत तो छोड़िए, चर्चिल का देश भी एक भारतवंशी इस वक्त चला रहा है। लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको गलत साबित कर दिया। एक ऐसे देश का निर्माण किया जहां भले ही कोई तमिल, कोई बंगाली, कोई जाट, कोई मराठा या कोई सिख हो, सबकी पहचान 3 रंग के तिरंगे से जुड़ गई।
सरदार पटेल ने जब ये काम हाथ में लिया तब उनकी उम्र भी हो रही थी, सेहत ढल रही थी, लेकिन वो यूनाइटेड इंडिया बनाने के बड़े उद्देश्य से कभी नहीं चूके। वीपी मेनन, जिन्होंने सरदार पटेल के सचिव के रूप में काम किया, उन्होंने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, उसमें लिखा है, भारत एक ज्योग्राफिकल यूनिट, भौगोलिक इकाई है, फिर भी अपने लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास में भारत ने कभी भी राजनीतिक एकता हासिल नहीं की। आज देश के इतिहास में पहली बार कैलाश से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से कामरूप या असम तक एक ही केंद्र सरकार का कानून चलता है। सरदार पटेल ने इन सबको मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और अखंड भारत का सपना पूरा किया। सरदार पटेल के इस काम से खुश होकर गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष का खिताब दिया था। जब भारत आजाद हुआ तब भारत में जो छोटी बड़ी 565 रियासतें थी, उनका क्या होता? उनमें से 562 को तो सरदार पटेल ने थोड़ी नरमी, थोड़ी सख्ती बरतते हुए विलय के लिए तैयार कर लिया, लेकिन 3 रियासतें नहीं मानी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों ने भारत में मिलने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, भारत तो सभी 565 रियासतों से मिलकर ही बनेगा। इसके लिए जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाएंगे। और फिर जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947, जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948 और भारत में इन दोनों का विलय हुआ। हैदराबाद रियासत के निजाम की जिद ने अभी भी पटेल को और उनके मिशन को रोका हुआ था। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए हर कीमत पर आजाद रहने का ऐलान कर दिया। तब सरदार पटेल ने खुलेआम कहा था कि आजाद हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह रहेगा, क्योंकि हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और इसीलिए हैदराबाद के बिना भारत अधूरा था। भारत अपने अंदर यह खतरा रखना ही नहीं चाहता था। हैदराबाद का क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। जनसंख्या करीब 1,70,00,000 थी। हैदराबाद रियासत में आज का मराठावाड़, कर्नाटक के कई सारे इलाके, पूरा तेलंगाना शामिल हुआ करता था और इसमें 28% मराठी, 22% कन्नड़ और 50% लोग तेलुगु भाषी और करीब 21 लाख के आसपास उर्दू बोलने वाले थे। इसी तरह कुल आबादी में करीब 85% हिंदू, 12% मुसलमान और बाकी ईसाई, जैन और अन्य धर्म के लोग थे। सरदार पटेल ने भी ठान ली कि हैदराबाद तो भारत में मिलकर रहेगा, तभी भारत का नक्शा मुकम्मल हो पाएगा। और आखिरकार 17 सितंबर 1948 को पुलिस एक्शन के जरिए सरदार पटेल ने हैदराबाद का भारत में विलय करवाया। आजादी के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ पूर्ण रूप से भारत में मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का विवाद खत्म नहीं हुआ। सरदार पटेल इस विवाद को भी खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी फौजों से पूरा जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए कह दिया था, लेकिन तब के पीएम पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर यूएन चले गए। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि नेहरू की जगह सरदार पटेल पीएम अगर होते तो कश्मीर मुद्दा आजादी के समय ही सॉल्व हो जाता। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सतर्क रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन पंडित नेहरू इस खतरे को भांप नहीं पाए। 62 में चीन से युद्ध में भारत को किन हालात का सामना करना पड़ा, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। सरदार पटेल दूरदर्शी नेता थे। भविष्य का भारत कैसा होगा ये वो पहले से ही तैयार कर बैठे थे।
सरदार पटेल कहते थे कि मुश्किल आने पर कायर हमेशा बहाने ढूंढते हैं और मेहनती सलूशन। इसलिए जिस देश में कोस कोस पर पानी और 2 कोस पर जुबान बदल जाती है, बानी और पानी बदल जाता है, उस भूभाग को उन्होंने एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। 2014 में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है, लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। सरदार पटेल ने जो कुछ भी हिंदुस्तान के लिए किया, आज उसे याद करने का दिन है। देश की पहली आवासीय सोसाइटी सरदार पटेल ने की। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को आवाज दिलाया। आपको पता है वल्लभ भाई पटेल के साथ सरदार का नाम कैसे जुड़ा? 1928 में गुजरात में बड़ा किसान आंदोलन हुआ। अंग्रेजों ने किसानों की जो लगान है वो 30% बढ़ा दी। सरदार पटेल ने इसके खिलाफ किसानों को एकजुट किया और अंग्रेजों को बढ़ा हुआ लगान वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद स्थानीय महिलाओं ने उनको सरदार पुकारना शुरू कर दिया। देश में दूध क्रांति के जनक भी सरदार ही थे। उन्होंने किसानों को कैरा यूनियन बनाने की सलाह दी थी, जिसे आज अमूल कहते हैं। इसके अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस देश को आज कितनी जरूरत है, ये सरदार पटेल ने पहले ही तय कर लिया था। अंग्रेजों के जमाने की सेंट्रल पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं को उन्होंने ही भारत की जरूरतों के मुताबिक ढाला। सरदार पटेल ने भारतीय नौसेना को सही समय पर लक्षद्वीप भेजकर उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया, और इसीलिए तो सरदार का कद इतना ऊंचा है कि सारी दुनिया उनके दर्शन करने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाती है। लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं मिला जो गांधी परिवार को बहुत जल्दी मिल गया। अपने कार्यकाल के दौरान ही 7 सितंबर 1955 को पंडित नेहरू को भारत रत्न दे दिया गया। इंदिरा गांधी को 71 में और राजीव गांधी को उनके मृत्यु के तत्काल बाद भारत रत्न मिल गया। लेकिन सरदार पटेल, अखंड भारत बनाने वाले सरदार पटेल को उनकी मौत के 41 साल बाद 1991 में भारत रत्न दिया गया। वैसे तो सरदार खुद ही भारत रत्न है, लेकिन फिर भी इतनी देरी क्यों, ये सोचने वाली बात नहीं है। और सरदार पटेल को पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर एक श्रद्धांजलि दी, देश को उनकी तपस्या और त्याग के से जो है परिचय करवाया। और आज जब भी इस ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, दूर दूर से सैलानी आकर तो जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं कि इसको क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, और फिर सरदार के बारे में और डिटेल में जानने और परखने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है। कल करवा चौथ है। कल महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। इसके लिए आज दिन भर खूब तैयारी की गई। लेकिन इस व्रत से जुड़ी एक खास परंपरा है, मेहंदी लगाने की परंपरा। आज आप बाजार में जहां भी जाएंगे या अभी होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि महिलाएं सुकून से बैठकर मेहंदी लगवा रही है। मेहंदी आर्टिस्ट उनके हाथों पर सुंदर सुंदर बेल बूटियां डिजाइन कर रहे हैं।
अपने आस पड़ोस के बाजार से लेकर मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, सब जगह आज आप ये देख रहे होंगे। मेहंदी हमारी परंपरा का वो हिस्सा है जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ पूरे एशिया में फॉलो किया जाता है। भारत से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सब जगह। अब तो हमारी मेहंदी अफ्रीका और यूरोप तक भी पहुंच गई है। G20 में आए विदेशी मेहमानों ने भी खूब चाव से मेहंदी लगवाई। हमारे यहाँ बिना मेहंदी के कोई शुभ कार्य होता कहाँ है बताइए? चाहे शादी हो, शुभ आयोजन हो, तीज त्योहार हो, व्रत हो, महिलाओं के लिए बिना मेहंदी लगाए ये सब पूरे हो ही नहीं सकते। जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें मेहंदी भी जरूरी है। ये हमारे बातचीत का हिस्सा है। हम अक्सर कहते हैं कि क्या हाथों में मेहंदी लगी हुई है? नहीं कहते हैं। काम क्यों नहीं कर रहे हो? हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी लगने वाली है। अरे अभी तो हाथों में मेहंदी भी नहीं छूटी थी। ऐसी बातें जब हम कहते हैं मुहावरों में तो उसके भी माने होते हैं। मेहंदी के नाम पर परंपरागत गीत गाए जाते हैं। पूजा में देवी देवताओं को मेहंदी चढ़ाई जाती है। सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि मेहंदी का रंग जितना चटख होगा, गाढ़ा होगा, पति की उम्र उतनी लंबी होगी और कहते हैं कि पति उतना ही प्यार करता होगा पत्नी से, सास और बहू में उतना ही ज्यादा प्रेम होता होगा। अब तो मेहंदी के नाम से शादियां भी स्पेशल फंक्शन मेहंदी का जो है रखा जाता है। और हम हमेशा से कहते हैं कि हमारी हर परंपरा में विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए लाजमी है कि मेहंदी लगाने का भी एक विज्ञान है। मेहंदी केवल हाथ, पैर या लाल या हल्के काले रंग के निशान तक ही नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक और औषधि के रूप में भी बहुत करामाती है। कुछ गुण जो है वो आप जानिए। मेहंदी घबराहट, तनाव और बीपी को कंट्रोल करती है। मेहंदी के लेप का असर ठंडा होता है, इसलिए सिरदर्द और बुखार में इससे राहत मिलती है। ये कई स्किन डिजीज को भी दूर करती है। सिर में मेहंदी नेचुरल डाई का काम करती है। डैंड्रफ को भी हटाकर बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाती है। और इसीलिए मेहंदी का महत्व केवल सजावट के लिए नहीं है, हिंदुस्तान की परंपरा का हिस्सा है जिसमें विज्ञान भी शामिल है। इस शो में अब मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए भारत 24।